कि जो भी हेलोजन्स होते हैं वो हेलोजन बेंजीन रिंग में इंडक्टिव से माइनस आई लगाते हैं और अपने लोन पेयर देते हैं, इसलिए रेजोनेंस से प्लस आर लगाते हैं। इन जनरली रेजोनेंस ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है इंडक्टिव से, पर हेलोजन अगर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है तो इन केसेस में, इन तीन केसेस में जो प्लस आर होगा वो बहुत कमज़ोर होगा। क्यों? क्योंकि ये जो पाई बॉन्ड बनेगा ये डिसिमिलर एनर्जाइज्ड ऑर्बिटल के बीच में बनेगा। इसलिए यहाँ इन केस में, हेलोजन्स के केस में रेजोनेंस कमज़ोर होता है और इंडक्टिव जो कि माइनस आई, ये बहुत मजबूत होता है। तो अगर पूछा जाए कि बेंजीन रिंग में कोई भी इलेक्ट्रोफाइल, बेंजीन रिंग क्या खुद इलेक्ट्रॉन क्लाउड से घिरी होती है? हाँ सर, ऊपर नीचे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहता है। तो क्या इस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड में कोई भी प्लस यानी कि इलेक्ट्रॉन लविंग आके अटैक करेगा? हाँ सर, करेगा। पर बेंजीन रिंग में अगर हेलोजन लगा है तो बेंजीन रिंग से अगर उस अराइल हैलाइड को कंपेयर करोगे तो एक इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करना ज़्यादा प्रेफर करेगा? मतलब अगर आप एक इलेक्ट्रोफाइल हैं, अगर आप एक ई प्लस हैं, तो आप क्या प्रेफर करेंगे? बेंजीन रिंग में जाके अटैक करना, कि बेंजीन रिंग अगर हेलोजन से जुड़ी है तो जाके अटैक करना? जवाब दें। बेंजीन रिंग में अटैक करना। क्यों? क्योंकि बेंजीन रिंग का जो पाई क्लाउड की डेंसिटी थी वो हेलोजन एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से खींच लेगा। तो ज़्यादा इनको अच्छी दावत, इलेक्ट्रॉन्स का ज़्यादा अट्रैक्शन इनको बेंजीन रिंग से महसूस होगा। कोई दिक्कत इस बात पे? बोलना पड़ेगा। नो सर, अच्छा। नो सर। और वही बेटा, अगर बेंजीन रिंग में कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा होता जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता, मतलब रेजोनेंस के थ्रू अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा होता, तो बताइए, तो सर बेंजीन रिंग से अच्छा हो जाता ये, क्योंकि यहाँ पे भारी मात्रा में ऑर्थो पैरा पोजीशन में माइनस आ जाता। हेलो, हेलोजन भी ऑर्थो यस, पैरा पोजीशन में माइनस डालता तो ज़रूर है, लेकिन सर बहुत हल्का सा। देखो मैंने जान के एकदम हल्का हल्का माइनस बनाया, बात समझ रहे हो? यस सर। ये हल्का हल्का माइनस इस योग्य है कि अगर इलेक्ट्रोफाइल बन ही गया है और इसको आना ही है तो डायरेक्टिंग नेचर इज डिसाइडेड बाय रेजोनेंस। अगर बन ही गया तो जाएगा यहाँ, लेकिन आना नहीं चाहेगा। हाँ, अगर 4 दिन का भूखा है, इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए, तो बेचारा अगर बन ही गया है किसी कारणवश तो आ जाएगा। अच्छा, ये बात मैं आपको लिखवा भी चुका हूँ, समझा भी चुका हूँ। अब इस बात को जो मैं कह रहा हूँ सर, ये तो आप थ्योरेटिकल बात कह रहे हो। प्रैक्टिकल वैलिडेशन इसका कैसे होगा? प्रैक्टिकल वैलिडेशन इसका ऐसे होगा, ये एग्जाम्पल से बेटा देखो। यहाँ वही मैं दिखा रहा हूँ कि अगर बेंजीन रिंग में क्लोरीन है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना के बराबर है, तो दिखा भी नहीं रहा मैं। वही अगर OH है बेटा, तो ये जो OH लगा है ना, OH कायदे से प्लस आर लगाता है। क्यों? क्योंकि ये तो सर जब रेजोनेंस लगाएगा तो कार्बन भी 2p का और ऑक्सीजन भी 2p का, तो इसका प्लस आर वाकई में बहुत मजबूत होगा। तो यहाँ पे ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भारी मात्रा में क्रिएटेड होगी। कायदे से OH के केस में इसका प्लस आर बहुत बड़ा है इसके माइनस आई से, जो कि हमेशा होता भी है। आई ओ भी माइनस लगाएगा क्योंकि ओ भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन इसका इंडक्टिव से टेंशन ही नहीं अपने को। क्यों? किसी ने रेजोनेंस से तुमको 1000 रुपये दे दिए, इंडक्टिव से अगर तो वो तुमसे 10-20 रुपये ले भी लिया तो फ़र्क क्या पड़ रहा है? हेलो, अल्टीमेटली तो तुम 800-900 रुपये प्लस हो। हेलो, हेलो। यस सर। तो इसीलिए बेटा मैं ये एग्जाम्पल ज़रूर लिख लीजिएगा कि जब हमने ये नेक्स्ट लाइन से लिखेगा एग्जाम्पल, नाइट्रेशन कराया था। नाइट्रेशन का रिएजेंट क्या था बच्चों? HNO3 कंसनट्रेटेड और कंसनट्रेटेड H2SO4। कंसनट्रेटेड HNO3 और H2SO4 का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया था क्योंकि हम देख भी चुके हैं, ज़बरदस्ती कंसनट्रेटेड H2SO4 HNO3 से OH माइनस आयन लेगा और ज़बरदस्ती NO2 प्लस बनाएगा। ज़बरदस्ती शब्द मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रोफाइल एक ऐसा स्थिति से क्रिएट हुआ है जिसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में कह सकते हैं कि ऐसा आदमी जिसने 4 दिन से कुछ नहीं खाया, ज़बरदस्ती बन ही गया है, तो भूख लगी गई ज़बरदस्ती, तो आदमी बन ही गया है, तो कहाँ जाएगा? जहाँ थोड़ा बहुत खाना मिलेगा वहाँ चला जाएगा। कहाँ मिल रहा है थोड़ा बहुत खाना? ऑर्थो और पैरा पे। लेकिन लेकिन उसको बैठना कहाँ अच्छा लगेगा? उसको बैठना कहाँ अच्छा लगेगा? पैरा पे, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। तो बेटा ये एग्जाम्पल लिख के ये पहला रिएक्शन लिखो और इसका प्रोडक्ट बनाओ। बस पहला लिखना, फिर दूसरा बता रहा हूँ मैं। पहला लिखो, प्रोडक्ट बनाओ। लिखो, बनाओ तो हाँ बोलो। फिनॉल के केस में अगर ये काम कराओगे ना बच्चों, कौन सा काम? सर फिनॉल के केस में अगर आपने HNO3 यूज़ कर लिया है, एक काम करो बेटा, यहाँ पे ना आप लोग सिर्फ HNO3 लिखो, डाइल्यूट कंसनट्रेटेड कुछ मत लिखो। सर यहाँ पे तो आपने H2SO4 का इस्तेमाल ही नहीं किया, आपने सिर्फ HNO3 का इस्तेमाल किया है। इससे क्या दर्शाना चाह रहे हो आप? भैया मुझे H2SO4 की आवश्यकता क्यों थी HNO3 के साथ? क्योंकि H2SO4 HNO3 से
कंपल्सरी एक्शन करवा के खुद H+ दे के उससे ज़बरदस्ती OH- आयन ले रहा था, और NO2+ को चाह नहीं रहा था NO2+ बनना, लेकिन NO2+ को फोर्सफुली बनाया जा रहा था। हेलो हेलो। Yes, sir. और फोर्सफुली NO2+ को इसलिए बनाया जा रहा था क्योंकि ऐसी वाली बात अपने को करनी थी कि भाई किसी के पास इतनी मुश्किलों से अगर पॉजिटिविटी आई है तो वो ठीक है, भले थोड़ा ही माइनस हो लेकिन वहीं जाएगा। यहाँ पे एक्चुअली मैंने H2SO4 का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया है क्योंकि HNO3 में नाइट्रोजन खुद चाहेगा, क्या चाहेगा कि AOH, ए ऑक्सीजन, तय अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल, हम ही प्लस लेने में कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पास इतनी बढ़िया दावत है, इतना बढ़िया ऑप्शन है मेरे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कि मैं खुद ब खुद अपना OH- दे के अटैच होने की इच्छा रखता हूँ। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं? इसको ऐसे समझो कि कोई के घर में भाई आपने 4 दिन से खाना नहीं खाया, आपको अपना दोस्त को फ़ोन किया, उसके घर में अगर कल की पड़ी हुई सूखी रोटी पड़ी थी, आप जाके खा लोगे। ये बात क्लोरोबेंजीन वाले केस में वैलिड हुई कि NO2+ को ज़बरदस्ती बनाया, बन ही गया तो बेचारा जाएगा ही। अच्छा, अब वही दूसरा केस ये है कि आपका कोई ऐसा मित्र है, आपके घर में नॉर्मल दाल रोटी बनी आज, आपका कोई ऐसा मित्र है जिसके घर में वो खाना बना है, ऐसा पनीर बनाया, अगर आप नॉनवेज खाते हो तो ऐसा मुर्गा मछली बना है कि उसने आपको फ़ोन किया कि भैया ऐसा ऐसा है, तो तुम अपने घर का खाना छोड़ के कहोगे मम्मी आज मैं अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ। ऐसा है ना? ऐसा है ना? तो Yes, sir. वही वाली स्थिति फिलहाल इस HNO3 के साथ हो रही है। इसीलिए इसे एक कैटलिस्ट की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रोफाइल ज़बरदस्ती बनाने की आवश्यकता ही नहीं। इलेक्ट्रोफाइल खुद बनेगा, अपने घर का खाना, अपने घर का इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा, क्या कि मुझे वहाँ मिल रहा है। हेलो, नहीं समझ पा रहे हो? तो आप लोग को यहाँ पे ये एग्जांपल है बस, जो इस बात की फीलिंग देगा आपको कि ये जो OH है ना बेटा, ये एक +R ग्रुप है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अच्छा सर, अगर इतनी बढ़िया दावत है तो क्या केवल एक ही दोस्त जाएगा कि सारे दोस्त चले जाएंगे? हेलो, सारे। ऑब्वियस ही बात है। अरे सर, भले कहीं, मैं कहता हूँ कहीं दावत है और वहाँ डाइनिंग टेबल नहीं बचा सीट, तुम कहोगे भैया हमको टेबल में डाल के दे दो। हेलो, साइड टेबल में बैठ के खा लोगे, खाना अच्छा है। हेलो हेलो, Yes, sir. यही बात है। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट बन जाएगा। शायद आपको ये कॉमन सेंस समझ में आता है। अब ये बेटा एक्चुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना हर जगह ये बात आपको मदद करती है। कैसे? जैसे अभी वो एक बच्ची ने अभी सवाल पूछा था, जब मैंने कहा था कि बेटा देखो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है तो अल्कीन भी बन सकता है, कॉन्जुगेटेड अल्कीन, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, लेकिन उसका रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन का मज़ा उसकी जो COO का -R इफेक्ट है, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है, उसको कॉम्पनसेट कर देगा। ये बातें सर, काउंटर तो 2 बातें थी, हमको कैसे पता चलेगा? बेटा ये कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हमको NCERT से समझने और याद करने पड़ेंगे। बात समझ में आती है? हेलो, जैसे ये जो रिएक्शन में लिख रहा हूँ, ये अल्कोहल चैप्टर में आप NCERT में पढ़ोगे। हेलो हेलो, यस सर। मेरी Yes, sir. तो ये कुछ अब ये बात वो आ जाती है ना डिसीजन मेकिंग वाली, तो इसीलिए JEE को शायद अच्छा पेपर माना जाता है कि डिसीजन मेकिंग भी चेक होती है कि आप कहाँ पे अपना वोट दोगे। बात समझ रहे हो? तो ठीक है, ये अच्छे सवाल होते हैं। चलो आगे बढ़ जाऊँ, आगे बढ़ रहा हूँ बच्चों। तो फ्लोरीन के लिए नोट डाल दिया अपन ने कि उसका +R उसके -I के लगभग बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं, स्टामा करके अगला। तो मिथाइलिन क्लोराइड मीथेन के फ्री रेडिकल क्लोरिनेशन से हो जाएगा। एक बार कराओगे तो 1 लगेगा, दूसरी बार कराओगे तो 2 लगेगा। मुझे 2 कराना है, मैं 2 करा के रोक दे रहा हूँ। ये हो गया इसको बनाने का तरीका। लिखो तो, हाँ बोलो। बनाएगा। हीट करने पे वेपर तो सभी बनाते हैं, आसानी से हीट करके वेपर बना देगा तो वॉलेटाइल है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम है। छापो तो, हाँ बोलो। तो इट हार्म सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और अगर बहुत ही ज़्यादा कंसनट्रेशन हो गया मिथाइलिन क्लोराइड का तो नोजिया या डिजनेस भी, मतलब वही बौर आ जाओगे, चक्कर खा के गिर जाओगे। इंग्लिश लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे पॉइंट नंबर 1 इसमें कि इट इज़ स्लोली ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट टू एन एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस नोन एज फॉस्जीन। जो ट्राइक्लोरोमीथेन यानी कि क्लोरोफॉर्म है, उसका एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है धूप की मौजूदगी में, और ये CH Cl3 बदल जाता है COCl2 में, जो कि एक गैस है, इसलिए अपसाइड एरो लगा है। साथ में बनता है HCl, और ये COCl2 बेटा फॉस्जीन कहलाता है, जिसका ढांचा ऐसा एरो ऐसे डंडी खींच के मत लिखना बेटा, क्योंकि एक्चुअली इसका ढांचा है ये, तो इसको एरो ऐसे लिख देना आप लोग ब्रैकेट में। दिस इज़ द फोटो ऑफ COCl2।
विच इज़ अ पॉइजनस गैस। एक्चुअली आपने पिक्चरों में भी देखा होगा कि विलन ऐसा क्लोरोफॉर्म लगाता है उसमें रुमाल में और हीरोइन को सुंघाते तो हीरोइन बेहोश हो जाती है। तो एक्चुअली क्लोरोफॉर्म पॉइजनस नहीं होता बेटा। क्लोरोफॉर्म जैसे ही भाई रुमाल में डाला मतलब एटमॉस्फेयर से एक्सपोज हो गया तो ऑक्सीजन हुई और धूप हुई, सनलाइट हुई, तो फॉस्जीन गैस बनी और फॉस्जीन गैस को इनहेल करने के कारण हीरोइन बेहोश होती है। तो ये आप समझ सकते हो, ये एक प्रैक्टिकल बात है, पता होनी चाहिए। लिखो तो हाँ बोलो। अच्छा, गौर करने की बात है, ये रिएक्शन स्लो है, फास्ट नहीं है। अगर आप गौर, ये भी आपने शायद पिक्चरों में देखा हो कि वो जब भी क्लोरोफॉर्म वाला रुमाल लगाते हैं ना, तो रुमाल लगा के ऐसे थोड़ा सा पकड़ लेते हैं, देखो ना, जब पीछे जाके ऐसे जो मतलब थोड़ी देर के लिए रखे रहते हैं। तो थोड़ी देर के लिए रखना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सर रिएक्शन स्लो है, तो धीरे धीरे रिएक्शन होता है, मालूम। तो थोड़ा सा जब फटाफट डाला और थोड़ा सा रुमाल में नाक पे लगा के रखना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, है ना। तो इससे गलत चीज़ें नहीं सीखना है। जो क्लोरोफॉर्म पा कहाँ से जाओगे, तो सीख भी लोगे तो क्या हो जाएगा तुम। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश लिखते रहो, मैं हिंदी में समझा देता हूँ। कह रहा है कि क्लोरोफॉर्म को, क्योंकि भाई एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से तक रिएक्ट कर लेता है सनलाइट की मौजूदगी में, तो बोल रहा है कि भैया इसका ऑक्सीडेशन अवॉइड करना पड़ेगा। क्यों? मैं कहता हूँ चलो क्लोरोफॉर्म तुम लोग लैब में, या कोई व्यक्ति लैब में यूज़ कर रहा है, आवश्यकता है कुछ उसकी इंडस्ट्रियली, तो लैब में अगर इसका इस्तेमाल कर रहे हो तो जिस भी बॉटल में इसको रखोगे, उसको जैसे आपने ढक्कन खोला, भाई ढक्कन खोला तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन तो घुस ही जाएगी, और धीरे धीरे मान लो दिन भर आपको उस लैब में काम करना है, इंडस्ट्री में काम करना है, तो कौन अगले बेहोश ना हो जाए, तो क्या करें सर? तो बोल रहा है इसलिए सबसे पहले तो स्टोर जब उसको करते हो तो बॉटल को मुंह तक भर के रखो ताकि हवा ना फंस पाए। दूसरी चीज़, वो जो बॉटल में इसको स्टोर कर रहे हो वो पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट नहीं होनी चाहिए, डार्क कलर्ड होनी चाहिए ताकि सनलाइट अटैक ना कर पाए। समझ रहे हो शायद? लिखो तो हाँ बोलो। इंग्लिश लिखेंगे कि क्लोरोफॉर्म की बात हो रही है। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ, किसका डिस्टिलेशन करना है? इथेनॉल का या एसीटोन का? इथेनॉल और एसीटोन विथ सस्पेंशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, और ये लैब मेथड है। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? CaOCl2, इतना लिखो। रिएक्शन पूरा करेंगे, मैं ऊपर की इंग्लिश हटा रहा हूँ, आपने लिख ली है। रिएक्शन पूरा करेंगे बच्चों। ब्लीचिंग पाउडर सब लोग जानते हैं, CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर में पानी डालो तो एक्चुअली बना देता है बच्चों Cl2 गैस और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये जो Cl2 गैस बनी है ना बेटा, ये जो आपने इथेनॉल या एसीटोन, मैं कहता हूँ आपने इथेनॉल का डिस्टिलेशन कर रहे, तो आपने इथेनॉल का इस्तेमाल किया, तो ये क्या करेगा? Cl2 बेटा ऑक्सीडेशन करता है सबसे पहले। Cl2 मतलब Cl2 एल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देगा। ऑक्सीडेशन करना मतलब बच्चों अगला ऑक्सीजन जोड़ना। एक्चुअली एल्कोहल में ऑक्सीडेशन होता है, तो बेटा नेक्स्ट स्टेप ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट आपने शायद 11 से जाना होगा, नहीं जाना तो मैं बता देता हूँ। अल्कोहल का नेक्स्ट स्टेप ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट होता है अल्डिहाइड या कीटोन, और उसका नेक्स्ट स्टेप ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में फिर से दिखा दूंगा, पर फिलहाल सुन लिया अपन ने। तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होकर क्या बन जाएगा? अल्डिहाइड। भाई 2 कार्बन का अल्कोहल है तो 2 कार्बन का अल्डिहाइड क्या होगा? एस्टल्डिहाइड। यहाँ पे जान के अल्फा कार्बन दिखा हुआ है बेटा, क्योंकि अल्डिहाइड के बाजू वाला कार्बन यानी कि अल्फा कार्बन एसिडिक होता है। क्यों? अल्डिहाइड चैप्टर में डिस्कशन करूंगा, पर फिलहाल अगर आपको पता है एसिडिक होता है, तो ये चीज़ बीइंग एन एसिड फर्दर Cl2 के साथ रिएक्शन करेगी और ये देगी H+। 2 Cl2 के साथ 2 H+ के फॉर्म में निकल जाएंगे बच्चों। तो नहीं, इनफैक्ट 2 नहीं, तीनों निकाल दो आप, और फर्दर इसका रिएक्शन करा दो किसके साथ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जो कि बेस की तरह रिएक्ट करेगा। तो वही अपन ने नेक्स्ट स्टेप में लिखा हुआ है कि Cl2 के साथ आप रिएक्शन कराओ विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बचा हुआ है ना, तो अलग से डालने की ज़रूरत ही नहीं है। Cl2 भी बना हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन शुरू में Cl2 पहले ऑक्सीडाइज करेगा, इसको अल्डिहाइड बनाएगा, और इसका अल्फा कार्बन फिर फाइनली, क्योंकि वो एसिडिक है, Cl2 और बेस के साथ रिएक्शन करके HCl बना के अलग हो जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा बच्चों CCl3। मतलब ये कार्बन, इसमें ये 3 हाइड्रोजन हटेंगे और 3 क्लोरीन लग जाएगा, तो CCl3, और ये साथ में बचा रहेगा CHO। आप बच्चों एक काम करो, बेस मत लगाओ बेटा, अभी आप सिर्फ Cl2 के साथ रिएक्शन करो और इतना प्रोडक्ट बनाओ। अगर आपने 3 HCl निकाले हैं बाय प्रोडक्ट में और 3 क्लोरीन यहाँ जोड़ दिए हैं, तो टोटल 6 क्लोरीन जोड़ें तो कितना Cl2 लगेगा बच्चों? मोल वाइज 3 मोल। चलो ऐसा ही है ना? हेलो हेलो, बोलना पड़ेगा भाई। Yes, sir. ठीक है, तो पहले Cl2 क्या कर रहा है बच्चों? ऑक्सीडेशन करा रहा है। फिर Cl2 क्या कर रहा है बच्चों? क्लोरिनेशन करा रहा है। तो एक्चुअली यहाँ पे अगर आपने ऑक्सीडेशन लिखा है ना, तो यहाँ पर इंग्लिश में लिख दो क्लोरिनेशन, क्लोरीनेशन।
क्लोरीनेशन, मतलब क्लोरीन ऐड हो रहा है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है H को, तो ये लिखो क्लोरीनेशन। तो पहला Cl2 ऑक्सीडेशन कराता है, फिर बचा हुआ Cl2 क्लोरीनेशन कराता है, जिससे बन जाता है CCl3CHO। ये वाली फ़ोटो मैं बना देता हूँ आपके लिए प्रोडक्ट की, CCl3 और साथ में होगा CHO, क्योंकि वो दिख नहीं रहा है। इतना लिखो तो हाँ बोलो। तो जो क्लोरल आपने बनाया था, वो क्लोरल का रिएक्शन कराते हैं अपन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का H CCl3 के साथ बना लेता है CHCl3, और ये क्या बचा हुआ C और इसके 2 O CHO के साथ बॉन्ड बना लेते हैं और बना लेते हैं कैल्शियम फॉर्मेट CaHCO3 CaHCOO होल्टॉइस। लिखो तो हाँ बोलो।